सीडलिंग्स हैं, दे आर ग्रोइंग एक्सेसिवली टॉल, इतना ज्यादा लंबा ग्रो कर गए हैं, इतने पतले हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, वो प्लांट स्टेराइल हो चुके हैं, एंड दे आर एक्सेसिवली टॉल इन नेचर, राइट, कि दे फाउंड दैट कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ डिसीज हो गई, राइट, डिसीज है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी राइस फील्ड जो है, उसका पूरा क्रॉप जो है प्रोडक्शन वो खत्म हो रहा है, राइट। तो इस डिसीज को उन्होंने नाम दिया इट्स अ फुलिश सीडलिंग डिसीज, दैट सीड्स आर जस्ट बिहेविंग इन अ फुलिश मैनर, उसको नाम दिया इट्स फुलिश सीडलिंग डिसीज, राइट, कि इस डिसीज को कोई भी जो है हमारे पास रिलेवेंस नहीं है, राइट, तो हमने इसे नाम दे दिया फुलिश सीडलिंग डिसीज, राइट। और बकानेस डिसीज, उसके बाद इसी डिसीज को फाइंड करने के लिए कि इसका क्या राइट कॉज है, किस वजह से ये डिसीज हुई है, राइट, तो कुरोसावा ने फाउंड आउट किया कि ये डिसीज एक्चुअली एक फंगस की वजह से होती है, एंड दैट फंगस इज गिब्रेला फिजिकोरिया, उस फंगस को नाम दिया गया गिब्रेला फिजिकोरिया, राइट। और ये जब फंगस में से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया, and that chemical is responsible to produce that foolish seedling disease in the rice plant. healthy plant के अंदर ये disease हुई है वो इसी particular fungus की वजह से हुई है, राइट। ये हमें किसने बता दिया था? सबसे पहले कुरोसावा ने बता दिया था, और डिसीज का नाम क्या हमारे पास? बकाने और फुलिश सीडलिंग डिसीज, एनसीईआरटी लाइंस बेटा एग्जैक्ट, राइट। तो उसी के बाद बेसिकली यबुता ने, राइट, ये सब्सटेंस को, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को, कि जो इतना ज्यादा उनको टॉल कर रहा है, जिसकी वजह से वीकनेस आ गई क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, राइट, तो ये हमारे पास सब्सटेंस जो है उसका नाम है एक्चुअली गिब्रेलिन। तो we say Yabta extracted this active substance as a growth promoting substance and termed it as gibberellin. आज तक हम फंजाई से और प्लांट से, दोनों से गिब्रेलिन को निकाल चुके हैं, राइट। दे आर द एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड गिब्रेलिक एसिड, राइट। और उसी के साथ साथ इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो मुझे मिलता है, राइट, और जो सबसे ज्यादा डिस्कवर भी किया गया है, राइट, दैट इज GA3, राइट, जिसको नाम दिया GA3 एंड रिमेन द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टडी, क्योंकि सबसे ज्यादा मिला भी यही है हमें, राइट, और एसिडिक नेचर में है हमारे पास, तो इसको हमने नाम दे दिया गिब्रेलिक एसिड, राइट। याद रहेगा बेटा? यस मैम, राइट। सो रिमेंबर द डिसीज एज अ फुलिश राइस सीडलिंग डिसीज, राइट। उसी के साथ फंगस का नाम, राइट, गिब्रेला फिजिकोरिया, राइट। गिब्रेला फिजिकोरिया इज द वन जो एस्को का मेंबर है, लेकिन ये मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसी वजह से इसको हमने ड्यूटेरो में रखा हुआ है, राइट। अब हमने कहा गिब्रेला फिजिकोरिया, दैट इज गिब्रेलिन्स जो हमारे पास बन रहे हैं इनसे केमिकल, या प्लांट में जो गिब्रेलिन्स प्रेजेंट है वो एक्चुअली बनते किससे? दे आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम द एसिटाइल कोए, राइट। सो दे आर बीइंग डिफाइंड एज, इनको हम गिब्रेलिन्स को क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड टर्पिनोइड डेरिवेटिव्स, राइट। वी सिंपली से देम एज द टर्पिनोइड डेरिवेटिव्स है हमारे पास, राइट। एंड द मेजर प्रिकर्सर इज, मेजर प्रिकर्सर का मतलब जिससे पाथवे आप शुरू करते हो, राइट, प्रिकर्सर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट, ये हमारे पास रहता है, करेक्ट। अब हमने कहा इसके मेन रोल्स क्या है, व्हाट आर द रोल्स और व्हाट आर द फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं, फंक्शन क्या है गिब्रेलिन के। तो सबसे पहला काम तो बच्चों, गिब्रेलिन का काम होता है टू इंड्यूस दी स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन कराना, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कराना, लेंथ ऑफ द लेंथ, साइज ऑफ द स्टेम, राइट, और मेन फ्रूट्स पे काम करता है ये, राइट, एंड साइज ऑफ फ्रूट इसको मॉनिटर करता है, एंड हैज नो रोल, ऑलवेज रिमेंबर, नो रोल, राइट, और इफेक्ट ऑन रूट, रूट पे इसका कोई इफेक्ट, कोई रोल नहीं होता है, राइट। इट्स द वन जिसमें मेनली हमें क्या मिलता है कि ये साइज ऑफ द स्टेम और फ्रूट पे इफेक्ट करेगा, राइट। रूट पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, कोई रूट के फंक्शन पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, राइट। तो दैट्स द मेन फंक्शन, राइट, एज दी स्टेम इलोंगेशन। अब सेकेंड स्टेम, क्योंकि स्टेम इलोंगेशन करता है तो उसी की वजह से इन रोजिटी प्लांट्स, अब रोजिटी प्लांट्स कौन से होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था, रोजिटी प्लांट्स कौन से होते हैं? यस, जिनके पास जो है शॉर्ट इंटरनोड्स होती हैं, राइट, एंड कॉम्पैक्ट नोड्स होती हैं, कॉम्पैक्ट पैकेज्ड नोड्स, राइट। तो ऐसी नोड्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, छोटी छोटी सी इंटरनोड्स हैं। तो उन रोजिटी प्लांट्स के अंदर, राइट, बेसिकली GA का अगर स्प्रे करते हैं, राइट, GA अगर हाई है तो ये क्या कॉज करता है, राइट, GA3 अगर हाई है इसके अंदर तो इट कॉज internodal elongation by
एक्टिवेटिंग, किसको एक्टिवेट करके, इंटर कैलरी मेरिस्टम, राइट, किसको एक्टिवेट करके, इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम को एक्टिवेट करके इट कॉज द इंटरनोडल इलोंगेशन को कॉज करता है GA3, राइट, एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड, इस एक्टिविटी को हम नाम क्या देते हैं, बोल्टिंग, राइट, वी नेम दिस एक्टिविटी एज बोल्टिंग। इस स्टेम की हाइट एकदम इंक्रीज हो जाती है, इंटरनोड्स बड़े बड़े होने लग जाते हैं, राइट, कैबेज के अंदर, वीट के अंदर हमें मिलता है ये बेसिकली एक्टिविटी, राइट, जहां हम कहते हैं इंटरनोड रिड्यूस्ड होते हैं, लीव्स जो है एक दूसरे के इतने पास पास डेवलप हुए हैं, और मुझे चाहिए प्लांट की मैं बेसिकली क्या करूं, इसमें इंटरनोड को एक्सटेंड कर दूं ताकि इसकी स्टेम इंक्रीज हो जाए, लेकिन कौन सी फेज में, जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल फेज हमने पढ़ी थी ना एज अ वेजिटेटिव फेज, मीन्स ये काम आपको कब कराना होगा, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, राइट, यू हैव टू डू इट बिफोर द रिप्रोडक्टिव स्टेज, राइट। तो हमने कहा स्टेम एंड लीफ ग्रोथ हो गया, बोल्टिंग हो गया। नाउ द थर्ड फंक्शन, राइट, GA3 इज द मेजर, सबसे मेन, राइट, इट्स अ मेजर वी कैन से stimulant of seed germination, मेजर स्टिमुलेंट। सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना इसका सबसे मेन काम है, राइट। क्यों सबसे मेन काम है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना, एक्चुअली इट विल डू व्हाट, राइट, ये स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज, सबसे मेन अल्फा अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज एंड प्रोटीएज एंजाइम, राइट। इन एंजाइम के सिंथेसिस को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद उस स्टिमुलेशन की वजह से मोबिलाइजेशन, पहले ब्रेकडाउन, breakdown of complex nutrients stored in cotyledon और एंडोस्पर्म में जो स्टोर है उनका ब्रेकडाउन करना, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स का क्या कराना, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टूवर्ड्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ मूवमेंट कराना, और उसी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, cause the germination of seed as young plantlet. Is this point clear? Right? तो हमने कहा इसने बेसिकली ऐसे एंजाइम्स की सिंथेसिस स्टिमुलेट करी सीड के अंदर, राइट, जिसकी वजह से, राइट, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स जो कोटिलेडन और एंडोस्पर्म में स्टोर हैं वो ब्रेक डाउन हुए सिंपल यूनिट्स में, उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन कराएगा ये एम्ब्रियो की तरफ। When they start moving towards the embryo will start taking it up, right, and go for the seed germination to develop as a young plantlet. Is this point clear? राइट, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना, स्टार्च को ब्रेक करना ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को ब्रेक करना अमीनो एसिड में, ताकि दे कैन बी इजिली अवेलेबल टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके, खर्च कर सके, राइट, और खर्च करेगा जब जर्मिनेशन में तो एटीपी बनाएगा एम्ब्रियो, और एटीपी बनेगा तभी तो रेडिकल ऑफ लिम्यूल ग्रो कर पाएगा। अब क्लियर है पॉइंट, राइट, एवरीवन डन यहाँ तक बचा, तीनों फंक्शंस अच्छे से क्लियर, गुड, राइट। नाउ द फोर्थ एक्टिविटी for gibberellic acid is it delay ripening, ripening को delay करता है, delay ripening of fruit means it cause fruits to remain attached to the parent plant से attach रहें for longer duration, longer duration के लिए parent plant से attach रहे, right, and delay their abscission, उनके abscission को
यहाँ एब्सीजन तो नहीं लिखेंगे, एब्सीजन प्री मेच्योर फॉल है, तो डिले देयर फॉल और डिटैचमेंट। अगर ऐसा होता है तो टेल मी गाइस, फ्रूट का साइज बड़ा होगा छोटा होगा अगर राइपनिंग आप डिले कर रहे हो, मतलब ज्यादा टाइम दे रहे हो उसको, यू विल गिव मोर टाइम, बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो अब हमने कहा यहाँ पर साइज ऑफ फ्रूट गेट एनहांस्ड ड्यू टू longer maturity period. Is it fine? Linoleic acid का रोल समझ आया, right? तो if we will say size of apple, best example NCERT given, and bunch length of grapes, increase due to, किसकी वजह से increase होगा? Linoleic acid. Clear? We will say it will delay the ripening. हाँ? बंच लेंथ, ग्रेप्स की जो पूरे बंचेस में, बंच नहीं होता, बंच में कितनी लेंथ होती है, मीन्स हम कहते हैं ना, जैसे हम ग्रेप्स का डायग्राम बचपन से बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं ना हम डायग्राम, उसको ये बनाते हो ना, दिस इज लेंथ मीन्स 1 2 3 4, कितने आपने इसमें लाइंस दिए, 4 की जगह 5 हो जाना, 6 हो जाना, राइट, दैट इज बंच लेंथ। समझ आया मेरी? मैम एब्सीजन वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ? एब्सीजन इज प्री मेच्योर फॉलिंग बेटा, बट ये तो फॉलिंग इसकी कराएगा डिले करके, तो एब्सीजन लिखने के लिए मतलब तो ये हो गया कि प्रिवेंट कर रहा है, एब्सीजन को प्रिवेंट नहीं कर रहा, इट कॉज द फॉलिंग बट आफ्टर अ लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड, दैट्स व्हाई एब्सीजन इज नॉट राइट टू यूज, राइट मैम। एब्सीजन को प्रिवेंट तो ऑक्सीजन करेगा ना? हाँ वो तो ऑक्सीजन करेगा। हाँ जी, एक बार रिपीट करना, एब्सीजन क्यों नहीं यूज करा वर्ड? एब्सीजन का मतलब होता है प्रीमेच्योर फॉलिंग, राइट, और उसको प्रिवेंट किया जाता है, राइट, कि प्रीमेच्योर फॉल ना हो, लेकिन ये गारंटी नहीं किया जाता कि लॉन्ग पीरियड का फॉल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये प्रीमेच्योर फॉलिंग को प्रिवेंट नहीं कर रहा, इट इज कॉजिंग कि वो मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट करने के बाद उसका फॉल जो हो वो भी थोड़ा सा डिले हो जाए। अब समझ आया पॉइंट? व्हाट दिस थिंग एवरीवन? यस मैम। Yes, next. GA3 is best used to increase sugarcane yield. Can anyone tell me this point? मैम इंटर कैलोरी वो बढ़ाता है। हमारे पास sugarcane yield. Sugarcane क्या है? Sugarcane is actually the stem with nodes. If GA3 is sprayed, स्प्रे किया जाए बाहर से, तो इट कॉज, क्या कॉज करेगा? इंटरनोडल इलोंगेशन। यस मैम। राइट, और जहां इंटरनोडल इलोंगेशन कर दिया, लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज, अगर लेंथ बढ़ गई तो शुगर केन में शुगर कंटेंट भी तो बढ़ गया। यस मैम। और शुगर कंटेंट बढ़ गया तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या हो गया, शुगर इंडस्ट्री को फायदा हो गया उसकी वजह से। तो अभी तो हमने उसमें पढ़ा था ना, रोजेट ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, इंटरनोड्स को शॉर्ट कर देता है ये। शॉर्ट नहीं कर देता यार, पॉइंट ही गलत समझ लिया, ये इलोंगेशन कर रहे। रोजिटी प्लांट में लेंथ शॉर्ट है, आप जब GA3 ज्यादा करोगे तो ये बोल्टिंग करेगा। बोल्टिंग का मतलब राइट टू कॉज, ओके, इंटरनोड का लेंथ में बढ़ना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनोडल इलोंगेशन इन रोजिटी प्लांट, वो तो रोजिटी प्लांट की डेफिनेशन है। क्या राइट एवरीवन, डन यहाँ तक? ऑल द फंक्शंस फॉर GA3। रोजेटी प्लांट मतलब छोटे वाले प्लांट? हाँ, रोजिटी प्लांट्स जो छोटे होते हैं, छोटे क्यों हैं वो? क्योंकि उनके इंटरनोड्स की लेंथ छोटी, इसीलिए उन्हें आप रोजिटी प्लांट कह रहे हो। आप उन प्लांट्स में इंटरनोड्स की लेंथ को लंबा कर रहे हो, वो काम GA कर रहे हैं। GA का काम इलोंगेशन करना है, शॉर्टनिंग करना नहीं है। क्लियर मैम? हाँ जी। मैम बोल्टिंग मैम शुगर कैन के लिए भी यूज कर सकते हैं? नहीं, शुगर केन इज नॉट अ रोजिटी प्लांट। ओके। नाउ नेक्स्ट वन बचा, राइट। अब हमने कहा इट कॉज इंक्रीज इन malt yield during
ब्रूइंग प्रोसेस। ब्रूइंग Yes, पता है सबको? ब्रूइंग इज अ प्रोसेस ऑफ द बियर मेकिंग। Yes, ma'am. बियर मेकिंग के Yes, ma'am. टाइम पे जब बार्ले को क्रश करते हैं तो बार्ले को क्रश करते टाइम जीए का स्प्रे कर देते हैं और वो बार्ले का क्रश्ड मटेरियल बनाना इज कॉल्ड माल्ट और उस स्टेप को कहते हैं माल्टिंग। तो जब आप बार्ले को क्रश करते टाइम उसमें GA3 का स्प्रे कर दोगे तो GA3 क्या करेगा? अल्फा अमाइलेज का लेवल इंक्रीज कर देगा और जहां अल्फा अमाइलेज का लेवल इंक्रीज हो गया तो अल्फा अमाइलेज का लेवल इंक्रीज होते ही वो क्या करेगा? स्टार्च का ब्रेकडाउन अच्छा कर देगा। मीन स्टार्च का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा उतना ही क्या बनेगा आपका यहाँ पर? ग्लूकोज। अब जितना स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा उतना ज्यादा अगर ग्लूकोज बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बियर की प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जितना ग्लूकोज होगा उतना सैक्रोमाइसिस सर्विस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा ना, उतना लेवल अल्कोहल का ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बियर की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगी। अब समझ आया पॉइंट? राइट, गॉट दिस थिंग एवरीवन? yes, मैं एक ma'am. बार रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। वी सेड ब्रूइंग प्रोसेस का मतलब बियर प्रोडक्शन कराना। बियर प्रोडक्शन के टाइम पे राइट बेसिकली हमारे पास जो गिब्रेलिक एसिड का जब स्प्रे किया जाता है बार्ले ग्रेन्स के ऊपर, गिब्रेलिक एसिड कॉज right the activation of the alpha amylase enzyme and this activation of alpha amylase enzyme cause the breakdown of the starch in the barley grains because of which glucose content get increased. More the glucose content, more the ethanolic fermentation by Saccharomyces cerevisiae, more will be the process of beer production, more will be the yield of beer production. थैंक यू। Right? Clear हुआ सबको बच्चे से? तो हमने कहा ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ, किसकी एक्टिवेशन हमने यहाँ पर कर दी है? अल्फा Alpha amylase. अमाइलेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ तो मेन उसी का ही काम है, यहाँ प्रोटीएज का कोई वर्क नहीं है। राइट, तो एवरीवन क्लियर विद ऑल द फंक्शंस फॉर द गिबरेलिन? सब कुछ समझ आ गया अच्छे से? कंप्लीटेड है ये पॉइंट? यस मैम। नाउ इफ यू विल से, अब इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर ये देखें गिबरेलिक एसिड का, तो हमने कहा स्टेम ग्रोथ कॉज द इलोंगेशन, राइट, बोल्टिंग इन रोजिटी प्लांट्स, रोजिटी प्लांट्स में इट कॉज इंटरनोडल इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन इंड्यूस करता है, इंड्यूस सीड जर्मिनेशन, राइट, एज राइट, और सीड जर्मिनेशन को क्यों इंड्यूस कर रहा है ये हमारे पास? राइट, कॉज एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह सकती हो अल्फा अमाइलेज को? हाइड्रोलिसिस तो कर रहे Yes. हैं, ब्रेकडाउन ही कर रहे हैं, राइट। तो अब ये क्या करेगा? इंक्रीज फ्रूट ग्रोथ, राइट, डिले लाइक राइपनिंग टू कॉज इंक्रीज इन फ्रूट साइज, फ्रूट का साइज बढ़ सके। माल्ट यील्ड ड्यू टू अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी जो इसकी है। एनहांस शुगर केन यील्ड ड्यू टू इंटरनोडल इलोंगेशन, राइट, एंड क्विकर मेच्योरिटी। राइट, क्विकर मेच्योरिटी का क्या मतलब होगा? राइट, कॉज सबसे मेन क्या करेगा हमारे पास? रिप्रोडक्टिव फेज को अर्ली करेगा, राइट, जल्दी लेके आएगा। राइट, तो हमने कहा यहाँ पर मेच्योरिटी को क्विक करने का मतलब क्या है कि हमारे पास किस में वर्क करेगा ये बेसिकली? राइट, इंड्यूस अर्ली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, अर्ली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अचीव कराएगा कि जल्दी से हमारे पास प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाए, लेकिन हर एक में नहीं करता, तो नॉट अ मेन फंक्शन और मेन यूज वी कैन से फॉर इट। क्लियर यहाँ तक पॉइंट अच्छे से? अब अगर हम बायोएसए की बात करें, राइट, बायोएसए क्या बताए थे मैंने? वो टेस्ट जिसके थ्रू आप इसको जज करोगे है या नहीं है। Yes, तो अगर ma'am. बायोएसए की बात करें तो इफ आई विल से ड्वार्फ मेज टेस्ट, Yes, कौन सी ma'am. एक्टिविटी कंसर्न कर रहे हैं ड्वार्फ मेज टेस्ट में? ड्वार्फ पी टेस्ट कि ड्वार्फिज्म है प्लांट के अंदर, मींस प्लांट Yes. कैसा है? रोजिटी है। अगर जीए है तो जीए इसमें क्या कराएगा? इलोंगेशन। अगर जीए नहीं है तो इसमें क्या रहेगा? ड्वार्फिज्म, राइट।
and that induction of the internodal elongation can be there in the maize, which is a member of monocot, can be there in the pea, which is a member of dicot. Means it is applicable to both monocot and dicot. समझ आया point? दोनों बायो ऐसे कम? Yes, ma'am. Right? And the third is barley हमें endosperm. कोई बार ही बता दो ये। alpha amylase barley endosperm test. We said बचा dwarfism का क्या मतलब होता है हमारे पास? dwarfism का मतलब short height, right? rosity plant. तो अगर मेरे पास मेज और पी में शॉर्ट हाइट है तो शॉर्ट हाइट को ओवरकम करने के लिए अगर हम जीए उसके अंदर प्रेजेंट है तो जीए क्या कराएगा? उसमें इंटरनोडल इलोंगेशन. तो जीए विल इंड्यूस द इंटरनोडल इलोंगेशन इन दैट शॉर्ट हाइट प्लांट. शॉर्ट हाइट प्लांट में इंड्यूस करेगा इंटरनोडल इलोंगेशन को, right, which is being there in the maize also, which is being there in the pea also, and maize is a member of the monocot, pea is a member of dicot. अगर दोनों में ऐसा हो रहा है तो GA is applicable to both of them. समझ आया? right, और थर्ड तो हमें पता ही है, नाम से समझ आ रहा है, right? एंडो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा हमारे पास? इंक्रीज करेगा. right, तो थर्ड एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द सीड जर्मिनेशन. Got it now? Yes, ma'am. Everyone completed है यहाँ तक बचा अच्छे से? Gibberellins के इफेक्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Right, good. Now moving to the next hormone, cytokinin. अब आ जाते हैं next पे, that is cytokinin. Right, okay guys. Cytokinin नाम से पता चल रहा है हमारे पास. Right, cytokinin अगर हम define कर रहे हैं तो it's being talking about something which is inducing, right, inducing cytokinesis, right, that is cell division. Cell division को induce करेगा, means mitogenic response. That's why one of the major mitogen भी हमारे पास है, right? अब सबसे पहले साइटोकाइनिन को मिलर ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम एन ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, राइट? एनिमल के डीएनए से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, हेरिंग स्पर्म डीएनए, राइट? वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया एंड वी से दैट उसके अंदर एक पावरफुल साइटोकाइनेसिस का पोटेंशियल था और साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग इफेक्ट था और उस केमिकल को नाम दिया गया काइनेटिन, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन. नाउ रिमेंबर गाइस, काइनेटिन इज नॉट फाउंड इन द प्लांट, इट्स अ सिंथेटिक प्रोडक्ट, इट्स अ सिंथेटिक साइटोकाइन. ये सबको याद रखना अच्छे से, राइट? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. इफ वी नेम काइनेटिन, राइट, तो काइनेटिन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन एंड द फर्स्ट non-plant derived cytokinin, right? non-plant derived cytokinin है ये. It's not the one जो plant से मिलेगा, it's the one जो animal से मिलेगा. एक synthetic product है, naturally occur नहीं करता, right? जबकि next हमारे पास जो आता है zeatin, which is called benzyl aminopurine, right? जिसे benzyl aminopurine BAP का नाम दे रहे हैं, that is zeatin, right? It's the first natural plant cytokinin. ये सबसे पहला natural plant cytokinin है, right? तो ये दोनों अच्छे से ध्यान रखने, काइनेटिन एंड zeatin, right? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. इसको आइसोलेट किया था मेज से, अनराइप मेज से और कर्नल से, known as zeatin. It can also be isolated from coconut milk. एप्पल में, कोकोनट मिल्क में सबसे अच्छा है हमारे पास zeatin. तो डिस्कवरी ऑफ zeatin सेवरल, उसी के बाद नेचुरल साइटोकाइनिन और अदर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को भी डिफाइन किया गया. साइटोकाइनिन सबसे बेटर हमें उस रीजन में मिलता है जहां पर सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है. तो लाइक रूट एपेक्स हो गया, शूट एपेक्स हो गया, डेवलपिंग शूट बड्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, एम्ब्रियो हो गया, वहां पर हमें मिलेगा. हमने कहा जहां जहां आप सेल डिवीजन कराओगे वहां वहां आपको साइटोकाइनिन मिलना ही है. दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? दे आर द मॉडिफाइड प्यूरिन्स हैं ये, राइट? जो टीआरएनए से डिराइव हुए हैं, जैसे हमने जीटिन का नाम दिया, कॉल्ड बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, राइट? इसके अलावा अब जीटिन से ही डिराइव्ड हमारे पास जो यूनिट्स हैं, राइट, दैट इज आईपीए, आइसोपेंटेनाइल एडेनाइन सिंथेटिक,
Dihydroxyation, right? That is dihydroxytin, right? Dihydroxytin. Fine. ये O यहाँ पर गलत है. Dihydroxytin is the one, right? And isopentenyl adenine is the one जो हमारे पास synthetic है. Main natural एक ही है, that is zytin. Complete यहाँ तक, right? Point समझ आ गए सारे अच्छे से? काइनेटिन बनाया था बनाया था काइनेटिन बनाया नहीं था बेटा. काइनेटिन एनिमल से मिला है. हेरिंग स्पर्म डीएनए, फिश के स्पर्म डीएनए से मिला है, राइट? तो इट इज हेयरिंग मतलब फिश बच्चा, फिश, राइट? इट्स उसके स्पर्म डीएनए से मिला है एंड इट्स बीइंग द वन जो सबसे पहले हमारे पास, राइट, एनिमल डेरिवेटिव साइटोकाइनिन है बट नॉट नेचुरली फाउंड इन द प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो नेचुरली मिलता है वो ज़ीटिन है. हम काइनेटिन और ज़ीटिन में से पहले कौन आया था? काइनेटिन. तभी मैंने लिखा फर्स्ट नॉन प्लांट डिराइव्ड साइटोकाइनिन. फाइन. और कुछ मैम ऑटोक्लेव भी बता दो. ऑटोक्लेव का मतलब जो बेटा स्टेरिलाइज्ड है, उसको आपने अच्छे से स्टेरिलाइज कर रखा है कि उसमें कोई कंटामिनेंट नहीं. दैट इज ठीक है. ठीक है. नाउ फंक्शंस ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. अब मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन, इट इनिशिएट शूट फॉर्मेशन. शूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है. जिस इफेक्ट को आप नाम क्या देते हो? शूटिंग, राइट? रिमेंबर लास्ट टाइम क्या था ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के. एंड स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है? कि लेटरल ब्रांचेस बन सके. तो लेटरल शूट फॉर्मेशन, लेटरल शूट बन सके. और किसी जगह पे अगर शूट नहीं बनानी है जो एडवेंटिशियस है, वो भी हो सके. तो शूट फॉर्मेशन को भी इनिशिएट करना, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी कराना, लेटरल शूट फॉर्मेशन भी कराना. तो शूट के लिए तो मेन काम हो गया, राइट? सबसे मेन काम शूट के लिए हुआ इसका. उसी के साथ अब सेकेंड टास्क इसका लीव्स पे होता है, राइट? नंबर ऑफ लीव्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, राइट? तो अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, नई लीव्स बनाना. और नई लीव्स क्यों बनाना? रिमेंबर लेटरल डोमिनेंस. लेटरल ब्रांचेस में होगा तो लेटरल डोमिनेंस फर्स्ट. यस मैम. करेक्ट. एंड उसी के साथ साथ अलाउ दी डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को डैमेज होने से बचाना, सॉरी क्लोरोफिल कह रही हूं, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट को डैमेज होने से बचाना, क्लोरोफिल को प्रिपेयर कराना फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोप्लास्टिड से. वो भी काम किसका होगा हमारे पास? साइटोकाइनिन, राइट? तो लीव्स के लिए भी मेन फंक्शन हो गया कि नई लीव्स को प्रोड्यूस करेगा और लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट कराएगा, उनको प्रिजर्व करके रखेगा कि क्लोरोप्लास्ट एज इट इज इसी फॉर्म में प्रिजर्व रहे, उसका डैमेज ना हो, राइट? वो काम किसका होगा हमारे पास? साइटोकाइनिन. दैट्स अ मेन रोल ऑफ द साइटोकाइनिन. करेक्ट, राइट? उसी के साथ अब लेटरल डोमिनेंस अगर लिख दिया तो वी कैन से इट इज गोइंग टू काउंटरैक्ट एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करेगा. एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल बड को ग्रो होने से रोकेगा नहीं, राइट? एपिकल बड की प्रेजेंस में लेटरल बड की डेवलपमेंट कराएगा. ठीक है, राइट? तो हमने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ द एपिकल बड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट नेवर स्टॉप द एपिकल बड टू ग्रो, राइट? लेकिन उसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड, it cause lateral bud development and growth. lateral bud की डेवलपमेंट और ग्रोथ कराएगा. समझ आया यहां तक का पॉइंट, राइट? नेक्स्ट, सेनेसेंस को डिले करता है. सबसे मेन इफेक्ट इसका डिले सेनेसेंस बाय क्या करा के, सेनेसेंस को कैसे डिले करेगा? कॉजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करेगा टू दी सेनेसेंट पार्ट. सेनेसेंट पार्ट पे मोबिलाइजेशन कराएगा न्यूट्रिएंट्स का. अगर न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन होगा तो क्या होगा वहां पर? दे विल स्टार्ट डेवलपिंग, उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी,
राइट, और उसी के साथ साथ another and, राइट, एक काम और करता है हमारे पास जब सेनेसेंस को डिले करता है, तो इट विल कंट्रोल एंड प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट, तो एंजाइम सिंथेसिस होगा, राइट, तो रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, देयर डिवीजन, उनका डिवीजन, विच इज कॉल्ड एज, ओल्डर पार्ट का अगर डिवीजन कराएंगे तो क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ को मेंटेन करेगा, राइट, और उसी के साथ साथ एंड डिले सेनेसेंस को डिले करेगा। दिस इफेक्ट, ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या कहलाया जाता है हमारे पास, मैम रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। यस, रिचमोंड-लैंग्स इफेक्ट इन्होंने ही फाइंड किया था, दैट्स व्हाई स्टेटेड लाइक दिस, रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। राइट, पॉइंट समझ आया? मैम प्रोटीन सिंथेसिस का बताना एक बार। इंटरफेस अगर करेगा, डिवीजन को प्रमोट कर रहा है तो डिवीजन में इंटरफेस को प्रमोट करेगा। इंटरफेस अगर प्रमोट होगी तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस, G1 फेस, उसको प्रमोट करना है ताकि सेल इंटरफेस कंप्लीट कर सके। ओके मैम। डन यहाँ तक? नेक्स्ट, फिफ्थ फंक्शन, एक्ट एज माइटोजन, माइटोजन की तरह काम करता है एंड इंड्यूस माइटोसिस इन डिवाइडिंग सेल्स एज वेल एज इन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी डिवीजन को कराएगा। अगर परमानेंट टिश्यू में डिवीजन को करा रहा है तो क्या करा रहा है इसके अंदर, डी डिफरेंशिएशन, करेक्ट। अगर डी डिफरेंशिएशन कराएगा तभी तो परमानेंट टिश्यू में भी काम करेगा। पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस मैम। राइट, नाउ द सिक्स्थ वन, नेक्स्ट फंक्शन अब इसका हमारे पास, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल लाइफ। मतलब लेट अस सपोज, जैसे हम कोई टमाटो वगैरह घर पे लाते हैं तो हम कहते हैं टमाटो को घर पे तक सड़ना शुरू नहीं होते, यही होता है ना, राइट। तो अगर आपने कोई कट फ्रूट रखा है, कोई वेजिटेबल रखा है मार्केट में, तो उस पर स्प्रे करते रहो साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन उनके सेल्स को रिजुविनेटिंग कंडीशन में रखता है। सेनेसेंस तो होने नहीं देगा उनका, उनको डेड तो होने नहीं देगा, तो उनको रिजुविनेटेड कंडीशन में रखेगा, राइट। तो बेसिकली क्या करेगा, साइटोकाइनिन डिफाइन rejuvenation of the cells। rejuvenation का मतलब कि सेल्स हमारे पास डैमेज ना हो, सेल्स हमारे पास उसी स्टेज में रहे हमेशा के लिए, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट। मैम पोर्टेबल लाइफ बता दो। पोर्टेबल लाइफ का मतलब कितने टाइम तक के लिए आप उस चीज को खा सकते हो, कितने टाइम तक के लिए वो एडिबल स्टेट में है, राइट, जब वो सड़ा नहीं है, कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल। ओके मैम। अभी समझ आया सबको पॉइंट? मैम शेल्फ लाइफ डिफाइन, शेल्फ, SEHLF, SHELF, शेल्फ, ठीक है, फाइन, कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट। Now, an important role of the cytokinin is, important role in, किसमें प्ले करेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर,
पढ़ा था ना हमने ऑक्सीजन के यस साथ, मैम, यस मैम। राइट? जहां पर A/C रेशियो इक्वल्स टू 1, क्या कर दिया हमारे पास? कैलस फॉर्मेशन। इफ IAA by BAP is less than 1, तो अब क्या कर देगा? शूट इनिशिएशन। राइट, बैप क्या है यहाँ पर? बेंजाइलएमिनोप्यूरिन, that is cytokinin, and Yes, IA in cytokinin. triacetic acid, oxen. ओके मम्मी, पार्थिनोकार्पिन यूज नहीं करता? पार्थेनोकार्पिन ये फ्लारिंग इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन ये फ्लारिंग क्यों इंड्यूस करता है? वो भी हर एक में नहीं, कुछ में, इन सम ऑफ द प्लांट्स इट इंड्यूस फ्लारिंग। फाइन, तो देखो अब इसी में ही यहाँ पर इफ यू मेक अ रिकैप ऑफ दिस, सबसे ज्यादा तो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? रूट अपेक्स इनमें, राइट? जहां पर ये क्या इंड्यूस कर रहा है? एज अ माइटोजन, माइटोजन की तरह वर्क कर रहा है, राइट? ग्रोथ ऑफ द लीव्स को इंक्रीज करेगा, राइट? ग्रोथ ऑफ द शूट को प्रमोट करेगा, लेटरली, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, मींस किसको इंड्यूस कर रहा है? लेटरल डोमिनेंस। सेनेसेंस को डिले कर रहा है, ये बहुत बार आता है बेटा, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नंबर ऑफ टाइम, एंड सेकेंडरी ग्रोथ, इन दोनों का काम कराना हमारे पास मेनली साइटोकाइनिन का ही रोल है, राइट? सेनेसेंस को ओवरकम करना सबसे मेन इफेक्ट इसका, दैट इज कॉल्ड रिचमोंड लैंग इफेक्ट। और प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन कराना और उसी के साथ साथ शूटिंग, दैट इज शूट इनिशिएशन कराना, वो भी काम हमारे पास इसी का हुआ। ना बायोएस, तो पहला तो बायोएस सबसे सिंपल है, सेल डिवीजन टेस्ट। भाई जहां सेल डिवीजन आपको दिख रहा है वहां पर लेके चलो इसको। सेकेंड, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, अभी हमने पढ़ा था ना, क्लोरोफिल को प्रिजर्व करके रखेगा, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। एंड थर्ड इज अ टबैको पिथ टेस्ट। टबैको के पिथ में माइटोसिस कॉज करता है, तो इसलिए हम इसको टबैको पिथ टेस्ट से भी मेजर करते हैं। टबैको के अंदर स्पेसिफिकली हमें मिला था सबसे पहले जहां करता है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, साइटोकाइनिन इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन एप्पल एंड कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर भी, कोकोनट मिल्क भी, राइट? अबंडेंटली प्रेजेंट है। इसलिए अगर आपने कभी सुना हो कोई डिसीज होती है किसी को जिसमें ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, जैसे कि वी विल से अबाउट डेंगू, तो उसमें कोकोनट वाटर इज हाईली रिकमेंडेड। डॉक्टर कहते हैं कि एक दिन में एक तो पीना ही पीना, राइट? एंड व्हाई इट इज बीइंग द वन कि वो हाईली रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज इट इज हैविंग द नेचुरल साइटोकाइनिन, जो हमारी बॉडी में जाके जो हील कर रहे हैं सेल्स, जो प्लेटलेट्स के सेल्स कम हो गए हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए हैं, उनको रिन्यू करने का काम करेगा, उनको रीगेन करने का काम करेगा। क्लियर? Yes, ma'am. Good. So that's about the whole cytokinin and Ma'am? vitamins. हाँ जी. मैम क्लोरोफिल को मैम प्रिजर्व कैसे करता है, ये बता दो एक बार। It do not allow the damage of the chlorophyll due to chlorophyll नहीं, chloroplast, sorry, chlorophyll तो नहीं लिखा ना मैंने, chlorophyll लिख दिया, chloroplast preservation test, chloroplast preservation test कि chloroplast हमारे पास properly वर्क करे अच्छे से, राइट? और उसका डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्टर, राइट? उसको प्रिजर्व करके रखने का काम साइटोकाइनिन का रहता है। मैम जिबरेलिक एसिड में भी तो मैम आपने कोकोनट वाटर बताया था। नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, कोकोनट मिल्क बोला था आपने। साइटोकाइनिन में बचा, नो बोला था मैम आपने। ये रहा ना कोकोनट मिल्क,
गिबरेलिक एसिड में नहीं, साइटोकाइनिन में। ठीक है। ठीक है, वही साइटोकाइनिन से साइटोकाइनिन उसी से एक्सट्रैक्ट करता है। मैंने अभी भी कोकोनट मिल्क बोला था वाटर के साथ। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? जब कोकोनट Yes, का ma'am. वाटर में भी है तो उसके वाटर में जो कोकोनट का होता है उसी में ही तो वाइट जो लेयर होती है उसी को एक्सट्रैक्ट करके जो है उससे बेसिकली वो मलाई बनाते हैं, मलाई से मिल्क बनता है कोकोनट का। ठीक है, ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इथाइलिन। अब इथाइलिन की अगर बात करें तो वी सेज इथाइलिन इज बीइंग द वन which is described as both as a plant activator, remember, both as plant activator and plant inhibitor। आप activator भी कह सकते हो, आप inhibitor भी कह सकते हो, and it's the one which is called as a gaseous plant hormone, right? अगर gaseous plant hormone है तो can move in the plant body by डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से बड़े आराम से घूम सकता है इधर उधर, राइट? तो हमने कहा गैसियस प्लांट हार्मोन बहुत आराम से डिफ्यूजन के थ्रू इट कैन एबल टू मूव, राइट? फिर हमने कहा कजिन्स डिस्कवर्ड एंड कंफर्म दैट द राइप ऑरेंजेस emit a volatile substance, right, which brought the early ripening of the unripe banana, right? साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऑरेंजेस राइप हो चुके हैं, राइप का मतलब है जो मेच्योर हो चुके हैं, वो मेच्योर ऑरेंजेस के पास अगर अनराइप बनाना को रखा जाए तो वो मेच्योर ऑरेंजेस एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक गैसियस यूनिट को रिलीज करते हैं, राइट? और वो बेसिकली अनराइप बनाना में राइपनिंग कॉज करते हैं। एंड दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज देन आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन, राइट? एंड द पॉइंट इज इथाइलिन इज फाउंड इन एवरी प्लांट पार्ट। ऑब्वियसली बात है, जहां भी बन रहा है दूसरी जगह बड़े आराम से डिफ्यूजन से जा सकता है, राइट? तो इट्स नॉट द वन जिसकी मूवमेंट कभी रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी मूवमेंट को किसी वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत है। तो यू कैन फाइंड इट एट एवरीवेयर, यू वांट हैव कैन फाइंड इट सिंथेसाइज्ड एट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, whether it be the root, whether it be the leaf or the flower or the fruit or the seed or the stem, everywhere you can find it, right? हाँ, मैक्सिमम सिंथेसिस हम इसकी उस जगह पे करते हैं। मैक्सिमम सिंथेसिस का मतलब मिल रहा हर जगह है हमें, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें वहां मिलेगा जहां राइपनिंग चल रही है। राइपनिंग कहाँ चल रही है? फ्रूट्स में चल रही है। So during the ripening of the fruit, it has the maximum synthesis in the plant, right? When there is a senescence process, again it is going to have the maximum synthesis in the plant, right? तो जिस टिश्यू में senescence चल रहा है उस टिश्यू में भी मिलेगा, right? जिस टिश्यू के अंदर ripening चल रही है उस टिश्यू में भी हमें मिलेगा, right? So that unit as a plant hormone called gaseous plant hormone, precursor again in amino acid, and that amino acid is methionine, राइट? वापस से हमारे पास अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज फॉर द ऑक्सिन एंड मेथियोनिन इज फॉर द इथाइलिन। बहुत बार नीट का क्वेश्चन आ चुका है, विच प्लांट हार्मोन, राइट, इज हैविंग और इज अ अमीनो एसिड डेरिवेटिव, राइट, इज हैविंग अ प्रिकर्सर एज अमीनो एसिड और इज अ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो हमारे पास दो हैं, ऑक्सिन एंड इथाइलिन, राइट? नाउ अब हमने कहा मेन इसके फंक्शंस क्या क्या। बहुत सिंपल फंक्शंस है, ध्यान से समझने हैं आप सब, राइट? सबसे पहला तो हमारे पास फंक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराना। इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ट्रांसवर्स ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं कराता, प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं कराएगा, प्लांट की अब ये बेसिकली थिकनेस बढ़ाएगा। गिर्थ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि गिर्थ का मतलब होता है कि इट इज कॉजिंग, राइट, दी सेकेंडरी ग्रोथ। नो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहा है बेटा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इसलिए लिखा है, इसलिए ट्रांसवर्स ग्रोथ लिखा है, मीन्स प्लांट को चौड़ा करना है अगर, राइट, प्लांट की थिकनेस बढ़ानी है, उसका डायमीटर बढ़ाना है, राइट, तो काम आपका कौन करेगा? इथाइलिन, राइट? और वो भी स्पेसिफिकली किसमें? हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी की जगह का हम कहें सीड्स के अंदर ज्यादातर हमें मिलेगा, ज्यादातर सीड्स में मिलेगा, राइट? स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस करना, राइट? स्वेलिंग एक तरीके से स्वेलिंग समझा जा सकता है इसको कि इट इज कॉजिंग द स्वेलिंग प्रोसेस, राइट? तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ना करा के उसको इनहिबिट करके स्टिमुलेट करेगा ट्रांसवर्स ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब जो यंग प्लांटलेट बनी है कि वो इतनी पतली भी नहीं रहे और बहुत ज्यादा मोटी भी ना हो जाए, राइट? एपिकल हुक अभी मैं आगे समझाऊंगी आपको, तो क्लियर होगा एपिकल हुक, राइट? और उसी के बाद स्वेलिंग ऑफ एक्सिस ड्यू टू विद द स्टेम लुक स्वेलन इन नेचर, राइट? तो स्टेम थोड़ा मोटा मोटा लगे उस वजह से, राइट? सो दैट्स अ फंक्शन कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स ग्रोथ, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, राइट? नेक्स्ट हमने कहा सेनेसेंस को प्रमोट करता है, राइट? इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेनेसेंस। सेनेसेंस को प्रमोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से हमने इसको इनहिबिटर में रखा है,
राइट, सेनेसेंस को डिले नहीं कर रहा बेटा, सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है। और लीफ में मोस्टली सेनेसेंस इसी की वजह से होती है जब इसका कंटेंट साइटोकाइनिन से ज्यादा हो जाए, क्योंकि साइटोकाइनिन डिले कर रहा है। तो अब दो चीजें अगर हैं तो दोनों चीजों की रेशियो डिफाइन करेगी कि आगे का स्टेप क्या होगा, राइट। तो हमने कहा अगर साइटोकाइनिन से कंटेंट इसका ज्यादा है तो ये कॉज कर देगा सेनेसेंस वोंट वेट फॉर इट, राइट। एब्सीजन को एक्सेलरेट करेगा, इट विल एक्सेलरेट द एब्सीजन, बढ़ा देगा एब्सीजन को, राइट। शेडिंग ऑफ लीव्स को बढ़ा देगा, अगेन एन इनहिबिटर इफेक्ट, वापस से इनहिबिटर इफेक्ट इसका, राइट। ये दोनों इफेक्ट इसके इनहिबिटर इफेक्ट है, राइट। फिर उसके बाद एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, राइट, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करना। इन तीन इफेक्ट की वजह से, डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब कि ये कॉज करेगा कि अगर डोरमेंसी हुई है तो उसको तोड़े, और गिबरेलिक एसिड को प्रमोट करे कि इट विल कॉज द जर्मिनेशन, कि वो जर्मिनेशन को शुरू करते सीड के अंदर, राइट। तो इट कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी ऑफ द सीड बड एंड इनिशिएट द जर्मिनेशन ऑफ द सीड सच एज पीनट सीड। It also causes sprouting of the potato tuber. Potato tuber में से sprout up करना एक नए प्लांट को, वो बेसिकली वो भी किसका काम है हमारे पास, that's also being the function of the ethylene, right? ये तीन इसके ऐसे रोल हैं बेटा, senescence, abscission और breaking of dormancy, जिसकी वजह से इसके बायोएस्से का नाम है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। We name the bioassay as triple response test, तीन रिस्पॉन्स हैं इसके, राइट। एक सेनेसेंस, एक एब्सीजन, एक डोरमेंसी ब्रेकिंग, राइट। दो उसमें से इनहिबिटरी इफेक्ट, एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। दैट्स व्हाई वी से द बायोएस्से ऑफ इथाइलिन, राइट। और सिर्फ एक अकेला बायोएस्से है इसका, व्हिच इज कॉल्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद अभी फ्रूट राइपनिंग सबसे एंड में बताऊंगी, इसका सबसे मेन फंक्शन कैसे करता है ये, राइट। इट इज गोइंग टू कॉज द इलोंगेशन, नॉर्मली इलोंगेशन करता नहीं है, लेकिन डीप वाटर प्लांट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स में, रिमेंबर दिस, वो भी डीप वाटर प्लांट्स में जो सबमर्ज्ड है या पार्शियली सबमर्ज्ड है, राइट, जिनके अंदर प्रॉपर हमारे पास, जिनकी प्रॉपर भी हाइट अटेन नहीं हुई है, राइट। तो वो प्लांट्स अगर हैं, उनकी स्टेम को और उनकी पेटियोल को इलोंगेट करना सो दैट देयर लीव्स विल रिमेन आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि अगर लीव्स अगर वाटर के अंदर रहेंगी तो व्हाट इज द यूज टू फॉर हैव द लीफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता। तो बेटर टू एक्सपोज द लीफ ऑन द सरफेस। तो अगर लीव्स को वाटर सरफेस पे रखना है तो उसकी वजह से वाटर सरफेस पे रखने के लिए हमें स्टेम को लंबा करना पड़ेगा। तो पहले उसकी स्टेम लंबी होगी, स्टेम अगर लंबी होगी तो उसकी एक नोड से जो लीफ निकलेगी, लीफ बेसिकली टाई अप किस पे होती है, लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो हमें लेमिना को एक्सपोज रखना है सनलाइट पे। अगर सनलाइट से लेमिना को एक्सपोज रखना है, इसका मतलब आपको पेटियोल को लंबा करना पड़ेगा, राइट, सो दैट दे विल रिमेन आउट ऑफ दी, राइट, कहाँ रहे, वाटर से बाहर रहे, ताकि, और उसी के साथ अगर ये करना है तो इसका मतलब स्टेम की भी ग्रोथ अच्छी करानी है और लीफ बेस की भी ग्रोथ अच्छी करानी है, तभी तो पेटियोल ऊपर तक आ पाएगा, राइट। तो ऑन दैट इट इज ओनली डूइंग इन द डीप वाटर राइस प्लांट्स, रिमेंबर दिस गाइस, नॉर्मल प्लांट में नहीं, सिर्फ उन प्लांट्स में जो एक्वाटिक है, और उन प्लांट्स में एक्वाटिक के साथ साथ जो सबमर्ज्ड हैं या पार्शियली सबमर्ज्ड हैं, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. Now, next one. अब मेन एक रूल, एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन करना, लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करना। अभी तक रूट के लिए देखो किसी ने काम नहीं किया था, ऑक्सीजन ने किया था तो रूट को शुरू किया था, लेकिन आगे उसकी ग्रोथ नहीं कराई थी, ग्रोथ को इनहिबिट किया था। अब लेटरल रूट्स बनाना, राइट, जो पेरिसाइकिल से बन रही हैं, रूट हेयर्स एपिडर्मिस से बाहर निकालना ताकि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़े, ताकि अच्छे से हमारे पास ग्रोथ हो सके, या किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आपने एडवेंटिशियस रूट बनानी है, उसकी फॉर्मेशन को इंड्यूस करना किसका काम है, इथाइलिन का। इस फंक्शन की वजह से ना इथाइलिन को बहुत बार बोला जाता है कि इथाइलिन इज स्पेसिफिक फॉर दी रूट्स एंड फ्रूट, दो के लिए सबसे स्पेसिफिक है, रूट और फ्रूट। फ्रूट में भी राइपनिंग कराएगा, और रूट के लिए बेसिकली एडवेंटिशियस रूट बनाना, लेटरल रूट बनाना, रूट हेयर बनाना, उनकी प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, वो काम किसका है हमारे पास, इथाइलिन का। और बहुत बार ये आ जाता है एग्जाम में इसका फंक्शन, राइट। फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, राइट, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटअप। फ्रूट सेटअप का मतलब यू कैन इंड्यूस कि फ्लावरिंग अच्छे से हो, फ्रूट अच्छे से बने, इथाइलिन कंटिन्यू करता है पाइनएप्पल के अंदर, जो ऑक्सीजन ने भी किया था, राइट, और इनिशिएट करता है फ्लावरिंग मैंगो के अंदर भी, करेक्ट,
राइट। अब पॉइंट आता है कि जो फ्रूट हमारे पास है उसकी राइपनिंग, इसका सबसे एक ऐसा फंक्शन जिसकी वजह से इथाइलिन कॉमर्शियली एप्लीकेबल है, and the commercial applicable form of the ethylene is called ethefone, right? Ethefone is the commercially available, or we can say commercially available form of ethylene. इथाइलिन का कॉमर्शियली अवेलेबल फॉर्म है इथेफॉन। अब ये इथेफॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने कहा ये फ्रूट राइपनिंग इंड्यूस कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग कॉज कर रहा है, राइट। तो अब बेसिकली ये कैसे करता है, कैसे ये प्रमोट करता है, हाउ इट इज सेड टू बी अ राइपनिंग एजेंट। राइपनिंग का मतलब होता है बेटा मेच्योरिटी। राइपनिंग का मतलब होता है कि अगर आपने राइट कोई प्लांट है उसमें फ्रूट अगर बन रहा है तो फ्रूट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स स्टेट में प्रेजेंट हैं उन सबका सल्यूबलाइजेशन किया जाए और वो सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाए। जब वो सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो उन सभी सिंपलर यूनिट्स को, राइट, जब वो सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वापस से उन सभी सिंपलर यूनिट्स को राइट फ्रूट अपने अंदर रखेगा, जिसको आप कहोगे बेसिकली कि वाटर के साथ मिक्स करके इट गेट राइपन अप, राइट। सिंपल सा एग्जांपल अम्बी और आम का, राइट। दोनों में से कौन ज्यादा जेली टाइप या कौन ज्यादा सॉफ्ट होता है अगर हम देखें तो मैंगो इज बीइंग मोर सॉफ्ट, अम्बी हार्ड होती है, राइट। तो अब क्या किया आपने राइपनिंग के टाइम पे, राइपनिंग के टाइम पे यू जस्ट डिड दिस थिंग ओनली कि उसमें आपने उसका फ्लैशी नेचर बढ़ा दिया। You have done the solubilization of nutrients, mixing of the nutrients in water, right? और वो solubilization के लिए और mixing के लिए respiration बढ़ाना पड़ता है। इथाइलिन उसी respiration के rate को increase करता है, right? तो इथाइलिन का काम है rate of respiration को increase करना, इथाइलिन का काम है right कि rate of respiration बढ़े, क्योंकि जितना जल्दी rate of respiration बढ़ेगा, जितना ज्यादा ATP बनेगा, उतना अच्छे से हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स भी टूट रहे होंगे और वो स्टोर भी हो रहे होंगे वाटर में, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से इथाइलिन इज द वन व्हिच इज इंड्यूसिंग एनहांसमेंट इन द राइपनिंग बाय डूइंग द क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन। ये सडन इंक्रीज होना, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, कि रेस्पिरेशन एकदम इंक्रीज हो गया हमारे पास, और क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन, राइट, एंड दिस इज डन ड्यू टू द इथाइलिन। एवरीवन गॉट द पॉइंट? Clear? Right. तो हमने कहा because of this we will say fruit ripening, it's a ripening agent, right? It is involved in the ripening. Ripening का मतलब fleshy nature को increase करना। Climacteric fruits are the fleshy fruit which shows sudden increase in the, एकदम sudden और वो भी sharp increase करना rate of respiration में at the time of ripening, और ripening के time respiration बढ़ना is called climacteric respiration. Completed यहाँ तक? Yes, ma'am. पॉइंट समझ आ गया सबको अच्छे से, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द मेन पार्ट फॉर इथाइलिन। उसी के बेसिस पर हमने कहा अकरेंस कहाँ पर है, कहाँ हमें मिल रहा है, जो टिश्यू सेनेसेंस कर रहे हैं और जो राइपन फ्रूट्स हैं, राइट। ट्रांसवर्स ग्रोथ, राइट, जो है हमारे पास, राइट, तो इट इज गोइंग टू प्रमोट द ट्रांसवर्स ग्रोथ, राइट, प्रमोट करेगा ट्रांसवर्स ग्रोथ को, सेनेसेंस को प्रमोट करेगा, एब्सीजन को एनहांस करेगा, फ्रूट राइपनिंग को इंक्रीज करेगा, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी को इंड्यूस, elongation as the lengthening of stem and petiole, root और root hairs, राइट। तो रूट और रूट हेयर्स को हमारे पास हमने कहा लेटरल रूट, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, राइट। फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा और सेक्स एक्सप्रेशन फीमेलनेस को इंक्रीज करेगा। जो भी चीज फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगी वो फीमेलनेस को तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि फ्लावरिंग कौन कराएगा? फीमेल फ्लावर। क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक? फ्रूट राइपनिंग के लिए इथेफोन एब्सीजन अगर कर देगा, अब बताओ, कैन आई से इट इंड्यूस थिनिंग ऑफ द फ्रूट? ये पॉइंट अच्छे से समझाना मुझे जरा। फ्रूट की थिनिंग को इंड्यूस करेगा कैसे? अगर इसने
ड्यूबलाइज तो कर दिया, ठीक है, राइपनिंग के टाइम पे, वो तो हर फ्रूट के अंदर होता है। थिनिंग को इंड्यूस कैसे किया? क्या इसने एब्सीजन को प्रमोट किया? अगर इसने एब्सीजन को प्रमोट किया है बेटा, तो एब्सीजन को प्रमोट करने की वजह से प्रीमेच्योर फॉलिंग हुई या डिलेड फॉलिंग हुई फ्रूट की? प्रीमेच्योर। पहले जल्दी फॉल कर गया ना। अगर प्रीमेच्योर फॉल कर गया तो क्या उसको उतना टाइम मिला? नो मैम। अब समझ आया सबको पॉइंट? Got this thing now? Clear? Right, so this is what we will say, right, as the whole part. Completed? यहाँ तक का टास्क समझ आ गया? क्लियर है? हाँ जी मैम। फिर वो फ्लैशी कैसे बढ़ाता है, फ्लैशी पार्ट, जब वो जल्दी तो इंक्रीज कर रहा है ना बेटा राइपनिंग। उसने टाइमिंग अगर कम कर दिए तो उस कम टाइम में उसके प्रोसेस को बढ़ा दिया ना, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया ना। अब क्लियर हुआ पॉइंट? आप या तो किसी की स्पीड को बढ़ा दो, राइट, टाइम अगर कम कर रहे हो तो उसने टाइम कम करके उसकी स्पीड को बढ़ा दिया है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ आ गया है सबको पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ फ्रूट्स को इंक्रीज करना। इट कॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द फ्रूट। नंबर ऑफ फ्रूट को भी इंक्रीज करता है हमारे पास, राइट। और उसी के साथ साथ, राइट, इट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स। नंबर ऑफ फ्रूट्स को हमने बढ़ाया, राइट, प्लस हमने कहा यहाँ पर स्प्राउटिंग ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन। कौन सा है हमारे पास? किसकी स्प्राउटिंग की है? पोटैटो ट्यूबर। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड हियर? मैम नंबर ऑफ फ्रूट वाला बता दो। जो राइपनिंग को इंक्रीज कर रहा है, फ्लावरिंग को इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर अगर बनेंगे तो फ्रूट भी क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे, तो उसमें इंक्रीज राइपनिंग, राइट। ओके गाइस, सो कंप्लीटेड। यहाँ तक बचा सबका अच्छे से पार्ट? एवरीवन डन? कंप्लीटेड टिल हियर? Good. Okay guys, so now we are going to state about, right, the next, that is the abscisic acid, the last hormone, abscisic acid. Can I say major inhibitor? Yes main inhibitor है हमारे पास, right, and we can also say कि abscisic acid एक ऐसा है हमारे पास जो main inhibitor भी है और उसी के साथ साथ it is the one, right, जिसकी वजह से plant growth promote भी नहीं हो सकती है, right। तो अब अगर हम इसमें कहें तो it is being the main growth inhibitor, also called, इसका दूसरा नाम क्या रखा था हमने? डॉर्मिन। डॉर्मिन भी कहते हैं इसको। तो हमने कहा इट इज अ माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन। माइल्डली, माइल्ड है बहुत ज्यादा, एसिडिक ग्रोथ हार्मोन एंड जनरल ग्रोथ इनहिबिटर, राइट। 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया था, उनको 3 डिफरेंट काइंड के उन्होंने नाम दे दिए थे, इनहिबिटर, बीटा, एब्सिजन 2 और डॉर्मिन। बाद में पता चला कि केमिकली तीनों ही सेम है, तो इसलिए एक ही नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, राइट। एब्सिसिक एसिड वाज गिवन एज अ मेजर नेम, राइट, टू द ग्रुप। अब हमने कहा ये ऐसा है हमारे पास जो डॉर्मेंट, जहां भी डॉर्मेंसी है वहां मिलेगा एब्सिसिक एसिड, राइट, क्योंकि इसका काम ही है डॉर्मेंसी कराना। डॉर्मेंट का मतलब यही है कि इट इज इंड्यूसिंग द डॉर्मेंसी, तो वेयरएवर द डॉर्मेंसी इज बीइंग देयर यू विल फाइंड इट। तो मैंने कहा अकरेंस में, डॉर्मेंट बड में, डॉर्मेंट सीड्स में, राइट। और इसका मेन प्रिकर्सर कौन है? इट्स अ कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, राइट। तो वी जस्ट से इट टू बी द कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, और कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है हमारे पास वायोलोजेंथिन, राइट। अब मैंने कहा इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, राइट, क्या क्या होते हैं, तो सारे उल्टे काम करना है। एब्सिजन को प्रमोट कर दो, डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर दो, राइट, बड और सीड की, राइट। उसी के साथ साथ बड और स्पीड की डोमेंसी को ओवरकम आप सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हो? गिबरेलिन से। मेटाबॉलिज्म को डिले कर दो, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दो। मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने का मेन काम करता है, जिसकी वजह से इट इज क्रिएटिंग द स्ट्रेस कंडीशन। इसी वजह से ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। It is also said to be the stress hormone because it is preparing the plant and the stressful condition, right? तो स्ट्रेस हार्मोन भी कह रहे हैं हम इसको। तो हमने कहा ये इनहिबिट कर रहा है प्रोटीन को, RNA सिंथेसिस को। ना तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ना RNA की सिंथेसिस हो पाएगी। क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगा और सेनेसेंस को स्टिमुलेट करेगा, राइट। तो इट इज बीइंग द वन व्हिच इज इंड्यूसिंग सेनेसेंस, सेनेसेंस को इंड्यूस कर रहा है,
राइट। तो सेनेसेंस को इंड्यूस कर रहा है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। जर्मिनेशन को इनहिबिट किया, राइट, इनहिबिट द गिबरेलिन मेडिएटेड अमाइलेज फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि जर्मिनेशन नहीं होने देगा, स्प्राउटिंग नहीं होने देगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सबको याद हो तो हमने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एबीए की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, स्टोमेटा जो है हमारे पास क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा का क्लोजर करते हैं। अगर स्टोमेटा का क्लोजर किया तो ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, और अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होने दिया तो हमने कह दिया इट इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होने दे रहा है तो हमने इसे नाम दे दिया एंटी ट्रांसपेरेंट। अब उसी के साथ साथ हमने कहा अगर ये कंडीशन है तो सिंथेसिस एबीए के स्टिमुलेट कब हो जाती है? प्लांट को पता है कि ये नेचुरल ट्रांसपेरेंट है, नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो मान लो कि प्लांट के पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर प्लांट को ट्रांसपिरेशन नहीं कराना, लेट अस सपोज ड्राउट कंडीशन है, वाटर लॉगिंग है, या एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर एबीए की सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाती है, एबीए की सिंथेसिस बढ़ जाती है, राइट। तो ड्राउट में, वाटर लॉगिंग में प्लांट अपने आप बढ़ा देता है, क्योंकि प्लांट को पता है कि भाई ये ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब पानी की बाहर कमी है तो बेटर है स्टोमेटा को बंद कर दो, और ये खुद स्टोमेटा को बंद कर देगा। तो प्लांट वेट नहीं करेगा, किसको पता है प्लांट को कि हमारी स्टोमेटा इससे ही बंद हो जाएगा। अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो मींस इसका मतलब पानी का लॉस नहीं होगा। प्लांट उस डोरमेंट कंडीशंस के अंदर, उस एनवायरनमेंट में जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में अपने आप को इजिली ग्रो कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि सब चीजों को किस में लेके जाएगा? स्ट्रेस कंडीशन के। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। एबीए के मोस्ट ऑफ द फंक्शन जीए के इनहिबिटरी हैं, एंटेगोनिस्टिक हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी जीए। एंटी जीए का नाम भी देते हैं इसको, एबीए को, राइट। तो इसी वजह से अब हमने कहा कि एबीए इज बीइंग द वन जिसके मेन फंक्शंस अगर देखे जाएं तो उन सब मेन फंक्शंस के अंदर जो जो अभी हमने पढ़ा, राइट, कि एब्सीजन, तो एब्सीजन को प्रमोट करना, राइट, डोरमेंसी को इंड्यूस करना, मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन को इंक्रीज करना, राइट, बिकॉज अब इसकी वजह से क्या होगा? कैटाबॉलिज्म सेल के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, राइट। इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन वर्किंग एज एंटी जीए, इसी वजह से, और स्टोमेटा को क्लोज करना मींस एंटी ट्रांसपेरेंट। फाइन, राइट, दैट्स व्हाई बीइंग नेम्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन। इसको हमने बेसिकली इसके लिए एक ही बायोएसे अभी है हमारे पास, और ये सबसे पहले कॉटन और बीन में मिला था, तो हमने इसका नाम ही दे दिया कॉटन बीन एक्सप्लांट टेस्ट। जब आपने कॉटन और बीन में देखा था कि डोरमेंसी हो गई इसकी वजह से, तो वी जस्ट नेम इट एज कॉटन और बीन एक्सप्लांट टेस्ट, राइट, एज अ मेजर बायोएसे। मैम ये बता दो कैटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज हुआ? ब्रेकडाउन कर रहा है ना, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन ओनली। इट इज कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द मेटाबॉलिक रिजर्व्स, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रहा है, इनहिबिट कर रहा है उसको। तो हर चीज में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज किसको कर रहा है? ब्रेकडाउन को, दैट इज कैटाबॉलिज्म। क्या हो रहा है हमारे पास? इंक्रीज। व्हाट द थिंग? यस मैम। मैम कॉटन के साथ क्या लिखा हुआ है? बीन, बीन, बीईएन, बीन। Fine. So this is where we end up बचा plant hormones. अब आपका एक काम है नेक्स्ट क्लास से पहले एक सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक का मुझे टेबल चाहिए, राइट, एंड व्हाट इन द टेबल इज, क्या बनाना है आपने, राइट, अ टेबल वेयर यू विल राइट ऑन द फर्स्ट पेयर ऑफ हार्मोन, देन सेकंड टाइप ऑफ एक्शन, सेकंड कॉलम, एंड थर्ड, राइट, मोड ऑफ एक्शन। मीन्स कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन आपने सेलेक्ट किया, उनका सिनर्जिस्टिक है या एंटागोनिस्टिक है, कौन सा टाइप ऑफ एक्शन है, और मोड ऑफ एक्शन का मतलब किसके लिए, लाइक सेल डिवीजन के लिए, एब्सीजन के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए, डोरमेंसी के लिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक। बन जाएगी टेबल बचा नेक्स्ट क्लास से पहले एवरीवन? यस मैम। ठीक है, राइट। तो आई वांट दैट टेबल, राइट, जैसे इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही क्या है मेरे पास, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। दोनों सेल डिवीजन प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों का कैसा इफेक्ट हो गया? सिनर्जिस्टिक।
इथाइलिन एबीए दोनों ही एब्सिशन को प्रमोट कर रहे हैं, सेनेसेंस को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो दोनों का इसके लिए क्या हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लेकिन अगर डोरमेंसी की बात करूं तो डोरमेंसी में कौन हो गया मेरे पास, एबीए एंड GA3 कैसा इफेक्ट हो गया, एंटेगोनिस्टिक इफेक्ट एक दूसरे से। एपिकल डोमिनेंस की बात करूं तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक दूसरे से इनहिबिटरी इफेक्ट हो गया। सेनेसेंस की बात करें साइटोकाइनिन और एबीए का इनहिबिटरी इफेक्ट हो गया। तो इसी वजह से मुझे वो बेसिकली एक टेबल चाहिए सिनर्जिस्टिक और एंटेगोनिस्टिक एक्शन का, कि कितने पेयर ऑफ हार्मोन्स आपने बनाए हैं। तो लेट मी सी कौन कितने पेयर ऑफ हार्मोन्स को बनाता है, राइट, फॉर द मैम सेनेसेंस में तो और भी आ सकते हैं, साइटोकाइनिन भी आ सकते हैं। पेयर आपको बनाना, यू हैव टू मेक द पेयर्स। फाइन, गॉट द थिंग एवरीवन, राइट। सो दिस इज वेयर वी कंप्लीटेड विद द 5 हार्मोन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीड जर्मिनेशन एंड डोर्मेंसी। छोटा सा टॉपिक है, राइट, सीड जर्मिनेशन एंड डोर्मेंसी। फिर उसके बाद फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, राइट। अच्छा हाँ, एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कराने के बाद में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब वो हो जाता है तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी बहुत सिंपल चैप्टर है जो दे रखा है इन्होंने, उससे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल डू द रिप्रोडक्शन प्लान। साथ साथ हमारा जेनेटिक्स चल ही रहा है, राइट। तो जेनेटिक्स हमारा कंटिन्यू है ही, राइट। तो वो तो चलता रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वहाँ पर। और जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम नॉर्मल क्लास में मॉल बायो शुरू कर देंगे, और जेनेटिक्स आपका वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से डायग्राम समझना है। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा, सीड से किसकी डेवलपमेंट कराना, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द यंग प्लांटलेट। एक यंग प्लांटलेट की डेवलपमेंट कराना सीड से। अब सीड जब फार्मर ने सो किया सॉइल के अंदर, तो जो सीड है उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है, सीड के पास सीड कोट है, राइट, जो दिख रहा है हमें यहाँ पर। सीड के पास बेसिकली अंदर की तरफ क्या है, कोटिलिडन है, और उसी के साथ साथ एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप पोर्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव, दैट इज एपिकोटाइल, और जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। अब हमने कहा एपिकोटाइल इज द पोर्शन जो प्लेम्यूल को कैरी करता है, हाइपोकोटाइल इज द पोर्शन जो रेडिकल को कैरी करता है, राइट। Yes. तो अब हमारे पास टास्क ये है कि मुझे बेसिकली रेडिकल और प्लेम्यूल को ग्रो करा के इनसे रूट और शूट सिस्टम बनाना है। लेकिन द पॉइंट इज एम्ब्रियो तो मेरे पास अभी कहाँ प्रेजेंट है, विद इन द सीड। तो मुझे सबसे पहला टास्क तो ये है कि भाई मुझे एम्ब्रियो को सीड में से बाहर निकालना पड़ेगा। एम्ब्रियो को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी भी तरीके से इसमें से रेडिकल या प्लेम्यूल को स्प्राउट आउट करना पड़ेगा, तभी तो डेवलपमेंट होगी, राइट। अब जब इसे स्प्राउट आउट करना है तो पॉइंट है कि सीड कोड जो हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, दैट इज बीइंग द वन जो प्रोटेक्टिव है, दैट इज बीइंग द वन जो हार्ड है। तो अब मैं उससे कैसे सीड कोड को बाहर निकालूं, राइट। तो इसलिए जब भी सीड सो करते हैं उसके बाद पानी जरूर डालते हैं, राइट। एंड व्हाई वी ऐड द वाटर इन द सॉइल, हम वाटर क्यों डाल रहे हैं वहां पर, बिकॉज अब होगा क्या, बेसिकली हमें ये पता है कि सीड के पास एक छोटा सा पोर होता है विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, राइट, और एक स्कार होता है विच इज कॉल्ड हाइलम। याद है सबको सीड का डायग्राम? यस मैम। राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर वाटर जो है वो उस सीड कोड से इम्बाइब होना शुरू हो जाएगा, इम्बाइब, दैट इज इम्बाइबिशन। तो वाटर का एड्सॉर्प्शन भी होगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो वाटर अंदर भी जाएगा और वाटर सरफेस पे एड्सॉर्ब भी हो जाएगा, राइट एवरीवन। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीड की स्वेलिंग भी हो रही है धीरे धीरे, और प्लस उसका जो सीड कोट है वो भी रप्चर हो रहा है, क्योंकि सीड कोट पे जब वाटर एड्सॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस पे, तो सीड कोट भी क्या हो रहा है, रप्चर ही तो हो रहा है हमारे पास। तो सीड कोट भी रप्चर हो रहा है, और उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो कॉजिंग द कंप्लीट, राइट, कि हमारे पास स्वेलिंग भी हो रही है सीड की, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर जब सीड की स्वेलिंग हो रही है उसमें सीड कोट भी उसका रप्चर हो रहा है, तो अब उसमें से माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन ने भी जाना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन के अंदर जाते ही रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो गया। रेस्पिरेशन स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि अगर आज जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर थे उनका ब्रेक डाउन करना जरूरी है, तो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन शुरू हुआ ताकि एम्ब्रियो डेवलप कर सके। रिमेंबर गिबरेलिक एसिड का यही काम है ना, कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कराना और उनका फिर मोबिलाइजेशन कहाँ पर करा देना, टू दी एम्ब्रियो। तो वही काम है एम्ब्रियो। कोटिलिडन के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होने शुरू होंगे और फिर बाहर आने लग जाएंगे, वहां से एम्ब्रियो की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो अब हमारे पास धीरे धीरे काम शुरू हो चुका है,
फाइन. नाउ वी सेज वंस द प्रोसेस स्टार्ट. अब डेवलपमेंट ये कहती है कि या तो पहले हाइपोकोटाइल को ग्रो करा लो या फिर पहले किसको ग्रो करा लो, एपिकोटाइल. चॉइस आपकी है. अगर आप हाइपोकोटाइल को पहले ग्रो कराते हो तो जैसे इस डायग्राम में बनाया हुआ हाइपोकोटाइल देखो बाहर आ गया. हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा एज द प्राइमरी रूट की तरह. और प्राइमरी रूट ये हमारे पास हो गई प्राइमरी रूट जो ग्रो कर रही है. और प्राइमरी रूट से आगे की तरफ पूरी लेटरल ब्रांचेस आना शुरू हो गई. हाइपोकोटाइल ने नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू किया, सीड का साइज बढ़ना शुरू हुआ, सीड ऊपर की तरफ स्लांटली सॉइल से बाहर निकलना शुरू हो गया. सीड का मतलब जो कॉटिलेडन रह गया हमारे पास. जब हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ ग्रो हो गया तो अब उसमें से एक हुक बनने लग गया, क्योंकि अब किसकी ग्रोथ हुई, एपिकोटाइल की. एपिकोटाइल ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसको हमने एपिकोटाइल हुक का नाम दे दिया. राइट. अब पूरा देखो सीड कोट उतर गया, यहां से देखो सीड कोट पूरा रप्चर हो चुका है, तो दिस इज द रप्चर्ड सीड कोट. और एपिकोटाइल हुक से अब एपिकोटाइल ऊपर की तरफ और ये कॉटिलेडन जो था ये लीफ की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. तो कॉटिलेडन स्टार्ट डेवलपिंग एज अ लीफ, right, and epicotyle is growing upward, hypocotyle is growing downward, and we have the development of the young plantlet. Everyone clear with this point? समझ आया? Yes, ma'am. So if I will say what is the main requirement for the seed germination, सबसे major requirement क्या है seed germination के लिए? Can we say water and oxygen? Water and oxygen. Water and oxygen serve as the main requirement for seed germination. सीड जर्मिनेशन की सबसे मेजर रिक्वायरमेंट, सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वाटर और ऑक्सीजन हमारे पास. राइट. अगर वो मिलेंगे तभी हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. और प्रोसेस में हमने क्या क्या किया, विशेष सबसे पहले क्या हुआ इसमें, इम्बाइबेशन. फिर उसके बाद क्या हो गया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद हमने क्या कराया यहां पर, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट. सीड कोट को रप्चर किया एंड मोबिलाइजेशन ऑफ, किसका मोबिलाइजेशन करा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स. राइट. लीडिंग टू फाइनली ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ करा दी, या तो हाइपोकोटाइल या फिर किसकी ग्रोथ हो गई हमारे पास, एपिकोटाइल. पॉइंट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? राइट. अब इसी के बेसिस पे मैंने सीड जर्मिनेशन के दो टाइप दे दिए. मैंने कहा अगर हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करता है और उसकी वजह से कॉटिलेडन सॉइल से बाहर आ जाता है तो इसे हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन. लेकिन अगर एपिकोटाइल पहले ग्रो करता है और कॉटिलेडन अंडरग्राउंड ही रह जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन. उल्टा नाम है एक दूसरे से. राइट. ध्यान से समझना है. अगर हमने ग्रोथ करा दी यहां पर किसकी, राइट, इफ द ग्रोथ ऑफ द हाइपोकोटाइल अकर फर्स्ट, हाइपोकोटाइल पहले ग्रो हुआ, कॉटिलेडन कम आउट ऑफ द सॉइल, इट इज कॉल्ड एपीजियल. उल्टा कर दो, एपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट. अगर पहले ही एपिकोटाइल चला गया तो कॉटिलेडन तो अंदर ही रह जाएगा ना हाइपोकोटाइल के साथ. राइट. कॉटिलेडन रिमेन अंडरग्राउंड, तो कौन सा जर्मिनेशन, हाइपोजियल. ये डायग्राम किसका बना हुआ है, जो ऊपर डायग्राम बना रखा है, एपीजियल. एपीजियल. Got this point now, everyone? हाँ जी गाइस, दोनों टाइप क्लियर है? गुड. Yes, ma'am. अब हमने कहा now another type of germination is viviparous germination. दूसरा टाइप है हमारे पास विविपैरस जर्मिनेशन. और विविपैरस का क्या मतलब है, राइट? विविपैरस जर्मिनेशन ऑल्सो कॉल्ड विविपैरी, which is being found in halophytes
and mangroves. That is the plant living in salt rich soil or marshy habitat. देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई एक सीड आपने ऐसी सॉइल में ग्रो करा दिया जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, या ऐसी जो बिल्कुल दलदल टाइप है, मार्शी टाइप है, क्या सीड उसमें जर्मिनेट कर सकता है? सीड को क्या वाटर उतना मिलेगा अबंडेंट? नो। अब अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो कैसे करे? नेचुरली ये प्लांट्स तो ग्रो ही इस एरिया में कर रहे हैं, हेलोफाइट्स हैं चाहे हमारे पास, राइट, मैनग्रूव्स हैं। तो अब इनमें कैसे काम होगा? तो वी सिंपली से दैट इन्होंने क्या किया, हेलोफाइट्स और मैनग्रूव्स में, दे कॉज द सीड जर्मिनेशन व्हेन द सीड रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। मदर बॉडी से सीड अटैच रहेगा, मदर बॉडी के अंदर ही वो जर्मिनेशन को शुरू कर देगा, मदर बॉडी के अंदर ही एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ग्रो होने लग जाएगा। जब इनकी प्रॉपर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी, राइट, तब उसके बाद ये थोड़ा हैवी होने लग जाएगा। जब मदर बॉडी को ये लग जाएगा कि हाँ अब सीड में इतनी डेवलपमेंट है कि वो अपने आप को इस सॉइल में ग्रो कर सकता है, उसकी प्राइमरी रूट बन चुकी है, तो उस टाइम पे वो सीड वहां से बाहर निकल जाएगा। इट विल रिमेन इन द सॉइल, राइट, सॉइल में रहेगा, राइट, और वहां पर अपनी रूट को पेनिट्रेट करके, राइट, क्योंकि इतना स्टोर न्यूट्रिएंट अब उसके पास है, राइट, उस रूट को पेनिट्रेट करके रूट ब्रांचेस बनाएगा, लेटरल ब्रांचेस, और वही एक लेटरल ब्रांच न्यूमेटोफोर की तरह ग्रो करेगी। पढ़ा था हमने न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर कॉज द एरेशन ऑफ द रूट, और पूरा हमारे पास यंग प्लांटलेट ग्रो करना शुरू करता है। समझ आया प्रोसेस? सो दिस इज द कंडीशन विच इज बीइंग डिफाइंड। इस कंडीशन को हमने क्या डिफाइन किया कि ये हमारे पास एक जर्मिनेशन की कंडीशन ऐसी हुई जिसमें विविपैरी, एनिमल्स में पढ़ते हो ना, ओविपैरस विविपैरस, जो एग लेइंग होते हैं ओविपैरस कहते हो, और जो आपके यहाँ पर के अंदर ही रहते हैं, राइट, वो बेसिकली क्या होते हैं, विविपैरस। वही काम यहाँ भी हमने किया कि सीड का जर्मिनेशन आपने मदर बॉडी से अटैच होके कराया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द विविपैरी। मीनिंग समझ आया सबको? Yes, ma'am. Right, so we say seed development when seed development while remain attached to the mother body, right, it is found in the case of the rhizophora. Remember pneumatophore भी इन्हीं में बनती थी। Yes, ma'am. And Soneraceae. Right, that is called vivipary or viviparous germination. Agreed with the seed germination? मैम मार्शी हैबिटेट में मैम वाटर नहीं होता? होता है बेटा, कम होता है, दलदल में पानी होता है ना। हाँ मैम, होता तो है, लेकिन कम होता है ना। That's it. Marshy is that only. ठीक है। Okay guys, so completed है यहाँ तक, germination complete? Yes, Everyone, type of the seed germination? Good. अब एक छोटा सा टॉपिक डोर्मेंसी, देन आई एंड अप द क्लास, क्योंकि फिर दूसरी क्लास भी आपके साथ है, थोड़ा आप लोग भी अच्छे से, क्योंकि अब फोटो पीरियोडिज्म फिर शुरू करने का कोई फायदा रहेगा नहीं 5 मिनट में। तो लेट्स टॉक अबाउट द डोर्मेंसी। अब डोर्मेंसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डोर्मेंसी गाइस? डोर्मेंसी बताओ फटाफट से। मैम इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में, जी नॉट स्टेज में चल जाता है। Terminate. Can I say inactive stage or resting stage yes ma'am, of seed, right, because हम seed dormancy पढ़ रहे हैं, of seed due to the, किसकी वजह से? Internal factors majorly, इंटरनल फैक्टर की वजह से जब सीड एक रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, राइट, तो हम उसे नाम क्या देते हैं? इट इज डिफाइंड एज डोर्मेंसी। While if inactivity of seed occur majorly due to external factor, external का मतलब कौन सा फैक्टर? environmental factor, then called
तब हम इसे क्या कहते हैं? क्विंसेंस, राइट। तो अब अगर मान लो सीड को वाटर चाहिए था, ठीक है, वाटर नहीं था सॉइल में, तो जब तक वाटर नहीं आएगा सीड विल रिमेन इन क्विंसेंस स्टेट, डॉर्मेंसी नहीं होगी। वो डॉर्मेंसी होगा जब सीड में ऐसी चीज है कि वो वाटर को अंदर ले नहीं पा रहा, वाटर है लेकिन वाटर को अंदर ले नहीं पा रहा, तो उसमें डॉर्मेंसी कॉज होगी। पॉइंट समझ आया आप सबको? राइट, डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज, राइट, जो हमारे पास किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है, राइट, लेकिन एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज जो इंटरनल फैक्टर की वजह से नहीं, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, then it is being defined as the process for this. Everyone got the point? Right, तब हम उसे ये डिफाइन करते हैं, राइट। अब हमने कहा ये जो डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन का ये जो डिफरेंस हमने रखा कि क्विंसेंस का, तो ये डॉर्मेंसी अब आती किस वजह से है, राइट। और बेसिकली अगर हम कहें कि ठीक है हमारे पास डॉर्मेंसी के क्या क्या फैक्टर्स है जो कॉज होते हैं और उस डॉर्मेंसी को हम कैसे ब्रेक कर पाते हैं, राइट। तो अब एक चीज यहां ध्यान रखना, क्विंसेंस कैन बी ओवरकम। क्विंसेंस को ओवरकम कैसे कर सकते हो, जल्दी से बता दो। क्विंसेंस कैन बी ओवरकम बाय इनहिबिटर को इनएक्टिव करके। नहीं बेटा, जब इनहिबिटर का रोल ही नहीं है वहां पर, इंटरनल फैक्टर है ही नहीं, बाय सप्लाइंग फेवरेबल कंडीशंस। यस मैम। फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस देके, external conditions to the seed, right, while dormancy, एक मिनट, dormancy occur due to internal factors, internal factor की वजह से हो रही है dormancy, hence need to be overcome by rectifying the internal environment of the plant, of the seed. अब मीनिंग समझ आ गया? अभी तो कोई डाउट नहीं इसके अंदर। सीड को अगर वाटर या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आप उसे वाटर ऑक्सीजन दे दो, तो उस टाइम तक के लिए एक शॉर्ट टेम्पररी फेज जो आई थी, वो टाइम जो है हमारे पास क्विंसेंस कहलाया जाएगा। लेकिन सीड को वाटर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है, लेकिन सीड के अंदर ही कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो वो डॉर्मेंसी है, वो क्विंसेंस नहीं। नाउ क्लियर विद द फैक्ट? ठीक मैम। हाँ जी बच्चा, डाउट क्लियर सबके? अब मैम ये पेरिनेशन की तरह है। पेरिनेशन तो होता है हाइडिंग फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, हाइड नहीं कर रहे हैं, ये भी तो वैसा ही है। हाइड नहीं कर सकता, उसने इनएक्टिव स्टेट में चला गया, उसे रोक दी ग्रोथ को, उसने कोई सिस्ट नहीं बनाया, ठीक है, उसने कोई कवर नहीं बनाया, या उसको कोई जरूरत नहीं थी कहीं माइग्रेट करने की, ठीक है। नाउ फैक्टर्स कॉजिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को कॉज करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले, अब मैंने कहा कि जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड इम्परवियस सीड कोट है। हार्ड एंड इम्परवियस सीड कोट का मतलब दैट इज सीड कोट इज, सीड कोट डू नॉट अलाउ exchange of gases and inhibit the process of imbibition. तो अगर सीड कोट ऐसा है, आप बाहर ऑक्सीजन और वाटर कितना भी दे दो, क्या सीड क्विंसेंस में है या सीड डॉर्मेंसी में जाएगा? डॉर्मेंसी। अभी नहीं समझ आया? क्योंकि सीड की प्रॉपर्टी खुद की ऐसी है कि वो हार्ड है और वो इम्परवियस सीड कोट कैरी कर रहा है, राइट। अगर यही हमारे पास प्रोसेस इनहिबिट हो गया तो इट डू नॉट कॉज और अलाउ रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, और अगर सीड कोट की रप्चरिंग नहीं होगी तो क्या रेडिकल एपिम्यूल की ग्रोथ हो सकती है? नो ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, और जहां एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल की ग्रोथ नहीं हुई, इट लीड टू दी
restricted growth and dormancy. मीनिंग समझ आया बेटा? फर्स्ट फैक्टर क्लियर? यस मैम। राइट। अब मैंने कहा चलो ठीक है, सीड कोड सही है, कोई दिक्कत नहीं, सीड कोड ठीक है, राइट। पानी भी अंदर आ गया, ऑक्सीजन भी अंदर आ गया, सीड कोड रप्चर भी हो गया, लेकिन immaturity of embryo, embryo immature, क्या जर्मिनेशन हो सकता है? जब तक एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होगा, जर्मिनेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। तो immaturity of embryo restrict complete यहाँ तक? यस मैम। एम्ब्रियो सोलुलाइजेशन वो इतनी मैच्योर है मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स की प्रेजेंस। अब प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, जब हमने कहा कि ठीक है इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, कि मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, दे आर बीइंग देयर, तो लाइक ABA, तो ये क्या कॉज करेगा? कॉज इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन। ये तो अभी हमने पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम ABA के अलावा फिनोलिक्स, ऑर्गेनिक एसिड, alkaloids, they all induce, ये सब क्या इंड्यूस करते हैं? डोर्मेंसी। Clear? Right, so these are all the factors which will cause dormancy. इसके अलावा भी होता है कि सीड को राइट राइपनिंग पीरियड चाहिए, या फिर वो बहुत कॉमन नहीं है। ये मेन सबसे 3 है जो कॉमन है, तो ये तीनों ही ध्यान रखने हैं आपको। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट? यस मैम। है ना? गुड। अब हमने कहा यहाँ पर कि इन दिस कंडीशन की हमारे पास ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हाउ कुड आई कैन ब्रेक द डोर्मेंसी, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? अगर मैं सीड कोड को मैकेनिकली या किसी एंजाइम से ही ब्रेक कर दूं जिसमें हार्ड और इम्परवियस है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखो, हमने कहा स्कैरिफिकेशन, स्कार को हटाना, राइट। स्कैरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सीड कोड, ब्रेकडाउन ऑफ, और कौन सा सीड कोड? हमें हार्ड और इम्परवियस जो सीड कोड था उसका ब्रेकडाउन कर दिया बाय एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, या तो एंजाइम दे दिए उसको, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट जो डाइजेस्ट कर देंगे उसके सीड कोड को, और बाय मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर मशीन से उसको तोड़ दिया, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, राइट। इनिशिएट कर देगा इनटेक ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, शुरू हो जाएगा वाटर ऑक्सीजन का इनटेक, एंड प्रमोट क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन, क्योंकि ऑब्स्टेकल तो सीड कोड ही था ना। समझ आया सबको पॉइंट अच्छे से? स्कैरिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट अब हमने कहा स्ट्रैटिफिकेशन। जरा ध्यान से अब ना स्पेलिंग पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन करना। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीड। हाँ जी बेटा।
मैम कूल टेम्परेचर में अगर हम सीड को एक्सपोज करें, ट्रीटमेंट करना सीड का विद सोल्यूशन रिच इन, जिस सोल्यूशन में हमने क्या दिया, Ga3, ऑक्सीजन, लिटिल अमाउंट ऑफ इथाइलिन एंड एक्सपोज किस पे कर दिया इसको, लो टेम्परेचर। अब आप अगर बताओ, अगर आपने Ga3 डाल दिया, सोल्यूशन ही Ga3 से कर दिया, और अगर Ga3 और इसके अंदर ABA प्रेजेंट था, Ga3 आपने बहुत सारा डाल दिया, Ga3 बाय ABA ग्रेटर देन 1 हो गया, क्या इंड्यूस हो जाएगा, जर्मिनेशन या डॉर्मेंसी? जर्मिनेशन। Termination. Germination get induced in the seed, right? That is called stratification. और इथाइलिन क्या करता है? Do it cause the break of dormancy? तोड़ता है डॉर्मेंसी को? yes ma'am, तो अब हमें यही दो मेन प्रोसेस करने हैं ताकि हम डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकें। इसके अलावा वही लो टेम्परेचर पे रख दो, Ga3 से ट्रीटमेंट दे दो, राइट? दीज आर द कंडीशंस, मेन 2 कंडीशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। तो इस तरीके से डॉर्मेंसी को ब्रेक भी किया एंड वी गेट टू नो कि हाँ, अगर डॉर्मेंसी ब्रेक हो गया तो सीड के पास एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करके सीड इज एबल टू फॉर्म द यंग प्लांटलेट, राइट? तो हम लो टेम्परेचर पे तो डोरमेंट तो बनते हैं ना वो? नहीं बच्चे, आप अगर लो टेम्परेचर पे दे रहे हो तो उसके अंदर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो चलेंगी। अगर बनते नहीं है प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, यहाँ लो टेम्परेचर आप इतना नहीं दे रहे, -196, लो टेम्परेचर का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक, दैट्स इट, राइट? दैट्स अ लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब तो होता है कि -196 पे आपने प्रिजर्व कर दिया, -196। यू कैन नॉट कंपेयर द टू टुगेदर, ठीक है? मैम लो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ ये बता दीजिए। लो टेम्परेचर की वजह से उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया ना, धीरे धीरे चलेगा। अगर मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे चलेगा तो उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो उतने ही टाइम में जे अपना वर्क कर पाएगा, एंजाइम्स की सिंथेसिस करा पाएगा, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करा पाएगा, और उतने टाइम में जर्मिनेशन फिर इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। फाइन, ओके। यस, एनी अदर पॉइंट बच्चा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? कंप्लीटेड यहाँ तक अच्छे से? तो वो फिर से बताना, लो टेम्परेचर पे कैसे जर्मिनेशन इंड्यूस कर रहे हैं? लो टेम्परेचर अगर आप दोगे तो मेटाबॉलिक जो है उसका रिएक्शंस का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे ऑस्मोसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उतने टाइम में Ga3 का ट्रीटमेंट शुरू होगा और Ga3 इंड्यूस करेगा अल्फा माइलेज और आपका प्रोटीएज की सिंथेसिस को। तो एक तरफ अल्फा माइलेज और प्रोटीएज की सिंथेसिस चल रही है, एक तरफ रेस्पिरेशन चल रहा है, तो सेल इट इज गेटिंग रेडी ना, तो आपने उसको प्रिपरेशन का टाइम दे दिया है। बट वैसे प्रोसेस वही होगा ना, जैसे होगा नहीं प्रोसेस, ये क्या नहीं होगा? लो टेम्परेचर पे ये पूरा जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का होगा तो स्लो ही ना। जर्मिनेशन का प्रोसेस को आपने प्रिपरेटरी टाइम दे दिया, जब प्रिपरेशन हो जाएगी तो प्रोसेस वापस फास्ट हो जाएगा। आप लो टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री या माइनस में नहीं दे रहे हो। जब आप कोई टेम्परेचर किसी भी चीज का राइट इतना लो कर देते हो कि 0 पे आ जाते हो, तो उसकी एक्टिविटी इनिबिट होनी शुरू हो जाती है। हमें इनिबिट नहीं कराना, हमें थोड़ा सा बस स्लो करना है प्रोसेस को। बट मैम इथाइलिन तो मैम फास्ट कर देता है रेस्पिरेशन। बच्चे लिटिल दिया ना अमाउंट, ठीक है, एक फैक्टर तो हाँ हम कंपैरेटिवली कम है ना इथाइलिन। एग्जैक्ट, बहुत कम, तभी मैंने लिटिल लिखा है साथ में, राइट? कंप्लीट यहाँ तक? यस मैम। और कोई डाउट? नो मैम। Good. Okay, guys. Now, the next one is photoperiodism. Right. So we'll start with photoperiodism and vernalization in the coming session. Right, Thursday. थैंक यू मैम। क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में करेंगे टॉपिक, तो ज़्यादा सही रहेगा। राइट, अभी ब्रेक हो जाएगा बीच में, तो फिर वही PR PFR वाला टॉपिक रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से राइट वी आर नॉट स्टार्टिंग इट टुडे।
सो थर्सडे वाले सेशन में फोटोपीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन इन द फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स जितना चलेगा, उसके बाद आपका स्टार्ट कर देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. सो 11th वी आर गोइंग टू वाइंड अप ऑन थर्सडे, राइट. तो इसीलिए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है थर्सडे आपका डाउट डे होता है, राइट. थर्सडे में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउट्स आफ्टर द क्लास, राइट. तो इसीलिए डाउट्स आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है. ओके गाइस, राइट. Thank you, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. so we'll meet you up at 5 o'clock. Yes, Right, ma'am. for Yes, genetics. ma'am. Okay, guys. Thank you, ma'am. Okay, guys. So bye. Take care. Enjoy. And take care. Okay, guys.